Welcome to the Cartoon Toon TV. अत्याचारी सास। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी है अत्याचारी सास की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। शाहपुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था जिसमें कैलाश, उसकी माँ और उसकी बहन थी। कैलाश की माँ और उसकी बहन बुरे स्वभाव की थी। दोनों माँ बेटी से घर का काम नहीं होता है। दोनों एक दूसरे से कहती थी, अरे ओ बेटी, मुझे एक कप चाय बना दे। माँ, मुझसे नहीं बन रही चाय, खुद ही बना लो। एक तो ये लड़की किसी काम को हाथ लगाने को राजी नहीं है। तो माँ, आप कौन सा किसी काम को हाथ लगाती हो जो मैं लगाऊं? मैं भी आप पर ही गई हूँ। वैसे बेटी, ये तो तुमने सही कहा, लेकिन ऐसे गुजारा कैसे होगा? माँ, तो आप भाई की शादी कर दो ना। बहू आएगी, खुद ही सारा घर का काम काज करेगी और हम दोनों माँ बेटी मजे करेंगे, मजे। बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं कल से ही कैलाश के लिए लड़की देखना शुरू कर देती हूँ। माँ, देखभाल कर लड़की लाना जिसके आगे पीछे कोई ना हो, कि वो हमारे इशारों पर नाच सके। तुम चिंता मत करो, ऐसा ही होगा। कैलाश की माँ कैलाश के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। उसे पास के गांव में एक लड़की पसंद आ जाती है जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। अब वो लड़की अकेली रहती थी। कुछ ही दिनों में कैलाश की माँ उसकी शादी पास के गांव की लड़की पल्लवी से कर देती है। जब कैलाश के गांव की औरतें कैलाश की पत्नी को देखती हैं तो कहती हैं, वाह, क्या सुंदर बहू आई है कैलाश की माँ। जैसा रंग वैसा नैन नक्शा, कितनी सुंदर है तुम्हारी बहू। नंद ने जैसे ही अपनी भाभी को देखा तो उसका चेहरा एकदम पिघल गया। अरे, ये माँ भाई के लिए कितनी सुंदर बहू ले आई है। तो फिर हम चलते हैं। ठीक है, हम फिर से आएंगे तुम्हारी बहू को देखने के लिए। कितनी सुंदर दिखती है। अरे, तुम्हारी बहू के तो चारों तरफ गुणगान हो रहे हैं। मुझे ये देखकर गुस्सा आता है। पता नहीं क्या गुण है, बिन पैसों में काम वाली मिल गई। माँ बाप तो है नहीं, तो कहीं जाने की जगह भी नहीं है। तो अच्छा ही हुआ ना, जो कहोगी वो सुनेगी। हाँ हाँ, वो तो तुमने सही कहा है। हमें और काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी घर पे। दोनों मिलकर हंसती हैं। माँ, पल्लवी को बोलो खाना दे देगी, मुझे देर हो रही है। सारा खाना तो मैंने बना दिया था, लेकिन इस लड़की से खाना भी नहीं परोसा जा रहा। उसे मैं इतनी देर से कह रही हूँ ना। बहू, ओ बहू, खाना परोस दो। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ। क्या अभी तक खाना नहीं बना? ये लीजिए माँ, खाना तो कब का तैयार है। मैं थाली परोस कर लेकर ही आ रही थी। रुको रुको, तुम अभी वहां पे मत जाओ। वैसे ही बहुत गुस्से में आ गया है वो, उसको भूख लगी है। तुम ऐसा करो, ये खाना मुझे दे दो, मैं उसे परोस देती हूँ। सास पल्लवी से खाना लेकर कैलाश को खाना परोसने चली जाती है। ये लो बाबू खाना। बहू के पास अभी समय नहीं है, वो आ नहीं पाई और बोली कि आप अपने बेटे को बोलो कि यहाँ आकर खाना लेकर जाए, इसलिए मैं लेकर आ गई। ये क्या बात हुई माँ? उसने ऐसा कहा तुमको? ये क्या बात हुई? पल्लवी को बुलाओ जरा। नाना नाना, काम के वक्त निकलते समय ऐसे दिमाग गरम नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों बाद पल्लवी घर के बर्तन धो रही होती है कि तभी वहां पल्लवी की सास और नंद गंदे कपड़े लेकर आ जाती हैं और कहती हैं, अरे लड़की, क्या पूरा दिन खाली बर्तन घिसती रहोगी और कुछ काम नहीं करोगी क्या? क्या दिन भर बर्तन ही मांजती रहोगी? ये तो हर वक्त यही सोचती रहती है कि कैसे इससे काम से जान छुड़ाई जाए। मुझे इसकी इन्हीं हरकतों पर गुस्सा आता है। मैंने तो घर में खाना वाना और घर की सफाई सब कुछ कर दिया है माँ। हाँ हाँ, वो जो कपड़े पड़े हैं वो क्या तुम्हारी मरी हुई माँ आकर धोएगी क्या? लेकिन माँ, इतने सारे कपड़े। ए लड़की, क्या तुम्हारा शरीर मोम से बना हुआ है? थोड़ा ज्यादा काम करोगी तो शरीर पिघल जाएगा क्या? ये पड़े हैं कपड़े, जल्दी से धो लो। जाती हूँ माँ। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन
कैलाश और पल्लवी सोने के लिए कमरे में गए तो कैलाश कहने लगा, सुनो, तुम्हें मेरे घर में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं, सब ठीक है। लेकिन क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलने जैसा कुछ भी नहीं है। इनकी माँ और बहन जो मुझ पे अत्याचार करती हैं, अगर मैंने इनको बताया तो ये मेरा यकीन भी नहीं करेंगे और इनको बुरा भी लगेगा। फिर वो दोनों सो जाते हैं। अभी रोज का रूटीन बन जाता है। पल्लवी की सास और नंद दिन रात उससे काम करवाते और कैलाश के सामने ऐसे करते कि सारा काम वो दोनों जैसे खुद ही करते हों और पल्लवी कुछ नहीं कर रही। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन पल्लवी ने खाना बनाया और अपनी सास से कहने लगी, आज का खाना तो हो गया माँ। मैं कहती हूँ कि खाना बन गया या अब तुम बताओगी हमें? देखो माँ, भाभी कह तो ऐसे रही है जैसे कि वो ही इस घर की मालकिन हो। सुनो, मैंने आज मेरे दोस्तों को खाने पे बुलाया है। करीबन 30 लोग होंगे। अभी 10 बज रहे हैं। 12 बजे तक खाना बन जाना चाहिए, समझ गई? इतने धीमे धीमे काम करती हो, तुमको देखकर गुस्सा आता है। लेकिन माँ, 30 लोगों के लिए खाना 2 घंटे में बनाना तो बहुत मुश्किल काम है। देखो माँ देखो, मुंह के ऊपर एकदम ना बोल दी इसने। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? जा तो रेखा, वो जला हुआ लकड़ी लेकर आ जरा। नंद जली हुई लकड़ी लेने चली जाती है। पल्लवी रोती हुई वहां से चली जाती है और एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है और कहती है, हे ऊपर वाले, ये कैसी जिंदगी दी है मुझे। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। एक तो आपने मेरे माँ बाप भी छीन लिए और ऊपर से सास भी दी तो ऐसी दी। मैं करूँ तो क्या करूँ? हे ऊपर वाले, मुझे इस जिंदगी से मुक्ति दे दीजिए। मैं और नहीं जीना चाहती। पल्लवी अभी ऊपर वाले से शिकवा कर ही रही थी कि तभी नदी में आवाज आई, तुम कौन हो बेटी? इतनी सुंदर दिखती हो और तुम इतनी दुखी क्यों हो बेटी? बोलो, मुझे बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। मेरी सास और नंद मुझ पर बहुत अत्याचार करती हैं। मेरे तो माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है जिनसे जाकर मैं बात कर सकूं। मैं तो किसी को अपना दुख बता भी नहीं सकती। वो तो मैं समझ गई हूँ। अब तुम घर चली जाओ। अब से तुम्हें जो भी रुलाएगा, तुम्हारे आंसू से वो बह जाएगा। देख लेना बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है। इधर दूसरी तरफ सास और नंद पल्लवी के घर वापस न आने पर परेशान थी। अरे, कैलाश के आने का टाइम हो गया है। वो लड़की कहाँ गई, बता सकती है? वही तो सोच रही हूँ, वो कहाँ गई होगी। मन दुख गया है ना उसका, इसीलिए भाग गई। पता नहीं कहाँ गई होगी। माँ वो देखो, वो देखो, देखो देखो, वो आ गई। आ गई? देखो महारानी, सुनो, कहाँ गई थी तुम? बोलो। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए नदी के किनारे गई थी माँ। हाय हाय हाय, घर की बहू ना जाने कहाँ चली गई थी। ये सोच सोच कर हम परेशान हुए बैठे थे। और सुनो, बहू जी नदी के किनारे से आ रही है। ये सब आप क्या बोल रही हैं माँ? मैं तो हमें जो समझ में आया वही समझ रही हूँ। आने दे तेरे पति को, बताती हूँ मैं। माँ, दीदी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मेरी आंखों में आंसू आ जाए। तकलीफ आप लोगों को ही होगी। हाँ, मुझे धमकी दे रही हो तुम। इतनी बड़ी हो गई हो तुम, मुझे गुस्सा दिखा रही हो, आंखें दिखा रही हो। बेटी जा तो बेटी, जला हुआ लकड़ा लेकर आ तो। माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। नंद फौरन जला हुआ लकड़ी ले आती है। माँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा कुछ मत कीजिए, रुक जाइए। पल्लवी की सास पल्लवी की एक नहीं सुनती और उसे जलाने के लिए जला हुआ लकड़ी उसकी तरफ बढ़ाती है। तभी पल्लवी रोने लगती है। जैसे ही पल्लवी के आंसू जमीन पर गिरते हैं, तभी वहां पानी का सैलाब आ जाता है, जिसकी जद में पल्लवी की सास और नंद आ जाते हैं। सैलाब पल्लवी तक नहीं जाता, तभी पल्लवी की सास और नंद चिल्लाने लगती हैं, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। तभी वहां कैलाश आ जाता है। कैलाश कहता है, अरे माँ, दीदी, ये आपके साथ क्या हो रहा है? यहाँ और तो कहीं भी पानी नहीं है।
लेकिन आप लोगों के इर्द गिर्द इतना पानी क्यों है? ये सब तुम्हारी पत्नी का क्या हुआ है? ये जरूर हम माँ बेटी पर कोई जादू कर रही है। तभी पल्लवी कैलाश को सारी बात बता देती है। पल्लवी की बात सुनकर कैलाश कहता है, माँ, दीदी, आप दोनों ने मिलकर मेरी पत्नी के साथ अच्छा नहीं किया। आपके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आप दोनों को चाहिए कि पल्लवी से माफी मांगिए। अब ये करके ही आप दोनों बच सकती हैं। तभी पल्लवी की सास और नंद पल्लवी से माफी मांगने लगती हैं। पल्लवी उन्हें माफ कर देती है। जैसे ही पल्लवी कहती है कि मैंने आप दोनों को माफ किया, तो खुद ब खुद सारा पानी वहां से गायब हो जाता है। इस तरह पल्लवी की सास और नंद की जान बच जाती है। पल्लवी की सास कहती है, अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा किया, लेकिन तुमने फिर भी हमें माफ कर दिया। हाँ भाभी, प्लीज हमें क्षमा कर दो। फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं और सब काम मिल बांट कर करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। घमंडी बहू। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है घमंडी बहू की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। रामनगर नाम के एक गांव में कोकिला अपने बेटे विक्रम और पति राहुल के साथ रहा करती थी। विक्रम की पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी और अब विक्रम नौकरी की तलाश में घूम रहा था। विक्रम के पिता राहुल गांव में खेती बाड़ी किया करते। एक दिन खेती से वापस आते हुए राहुल का एक्सीडेंट हो गया। जब ये बात कोकिला और उसके बेटे को पता चली, तो दोनों भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर, मेरे पिताजी को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? जी, अब आपके पिताजी काफी बेहतर हैं। ये तो शुक्र है कुछ लोगों का जो आपके पिताजी को समय रहते हॉस्पिटल ले आए, वरना आपके पिताजी की जान भी जा सकती थी। ए ऊपर वाले, तेरा शुक्र है कि राहुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बुरी खबर है। बुरी खबर? वो क्या? आपके पिताजी अब कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। राहुल अब हमेशा के लिए अपाहिज हो गया था। कोकिला राहुल का बहुत ख्याल रखा करती, उसके खाने पीने का, दवाइयों का। ऐसे ही समय बीत रहा था। अब कोकिला भी बूढ़ी हो रही थी और राहुल का ख्याल रखना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। उसने विक्रम की शादी का फैसला किया कि बहू आएगी तो चलो उसका हाथ बटा देगी। वो अपने बेटे के लिए लड़कियां देखना शुरू कर देती है। उसे लड़की पसंद आ जाती है। वो अपने बेटे विक्रम की शादी बहुत धूमधाम से करती है। कोकिला की बहू आते ही सारा घर संभाल लेती है। रूपा कोकिला की और राहुल की बहुत सेवा करती। रूपा कोकिला की तरह राहुल का ख्याल रखती, उसको टाइम पर दवाइयां, खाना देती। सब बहुत खुश होते हैं। सारे घर वाले पिकनिक पर जाने का प्लान बनाते हैं और राहुल को भी साथ ले जाते हैं। क्योंकि वो घर से बाहर निकलेगा तो फ्रेश महसूस करेगा। बहुत अरसे से घर में ही बैठा था, लेकिन वो क्या जानते थे कि ये सफर इनमें से किसी का आखिरी सफर होगा। विक्रम गाड़ी और ड्राइवर का इंतजाम करता है तो सब पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर और राहुल की उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। बाकी सबके भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। अब घर में सिर्फ विक्रम, उसकी माँ और रूपा ही रह गए थे। कुछ अरसे तक कोकिला की बहू रूपा ने कोकिला की अच्छी खासी सेवा की, उसकी हर आदेश का पालन किया। बहू, एक कप चाय तो बना दो मुझे, थोड़ा थक गई हूँ। अभी बना देती हूँ सासू माँ। ये देखकर कोकिला बहुत खुश थी। कोकिला खुश थी क्योंकि उसे लगा उसकी बहू संस्कार वाली है। रूपा अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन कोकिला नहीं जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। क्या रूपा ऐसे ही सास का दिल जीतती रहेगी या रूपा लेगी एक नया रूप? जानने के लिए कहानी में आगे चलते हैं और देखते हैं कि रूपा आगे क्या करने वाली है। फिर कुछ दिनों बाद विक्रम को शहर में एक जगह अच्छी नौकरी मिल गई और उसका बेटा विक्रम शहर में काम करने के लिए चला गया।
और उसके बाद से रूपा का व्यवहार भी बदल गया। ऐसे ही एक दिन कोकिला ने अपनी बहू से कहा, बहू, जरा एक कप चाय तो बना दो। सासू माँ, मुझे घर में और भी बहुत से काम हैं। अभी तो मैं कपड़े धो रही हूँ। आपको चाय चाहिए तो आप खुद ही बना लो। कोकिला को अपनी बहू का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उसे लगा शायद बहू मशरूफ है, इसीलिए कह दिया होगा। लेकिन कोकिला को क्या पता था कि अब उसके साथ ऐसा ही होता रहेगा। दोपहर को कोकिला अपनी बहू से कहती है, बहू, मुझे खाना परोस दो, मुझे भूख लगी है। क्यों माँ जी, आपके पाँव में क्या मेहंदी लगी है जो उठकर खाना भी नहीं ले सकती? खाना बना दिया है, शुक्र करो। रसोई में जाओ और खाना खा लो। कोकिला अपनी बहू का ये व्यवहार देखकर बहुत दुखी हो जाती है। अब कोकिला की बहू उसे समय समय पर भोजन भी नहीं दिया करती और ना ही उसके कपड़े धोती थी। ये देखकर कोकिला को बहुत दुख हुआ। कोकिला समझ गई थी कि अब रूपा असली रंग दिखाने लगी है। रातों को वो चुपचाप आंसू बहाती पर किसी से कुछ ना कहती। उसने सोच लिया कि अब वो अपनी बहू को सबक सिखाएगी, लेकिन कैसे, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। गहरी सोच में डूबी कोकिला अपनी बहन पुष्पा के घर गई। अरे वाह, आज तो दीदी आई हैं। कितने दिनों से मैं तुम्हें याद कर रही थी। अच्छा किया जो तुम आ गई। जब से तुम्हें बहू का सुख मिला है, तुम्हारा तो लगता है कि उसके बिना जी ही नहीं लगता। सुनने में आया था कि तुम्हारी बहू तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। अरे तुम तो किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। आजकल की बहुएं तो सास को उंगलियों पर नचा कर रखती हैं। तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारी बहू तुम्हारा इतना ख्याल करती है? अरे पुष्पा, बोलती ही रहोगी या मुझे भी कुछ कहने का मौका दोगी? जब से मैं आई हूँ तुम बोलती ही चली जा रही हो। जी बिल्कुल दीदी, बोलिए आप। क्या बताऊं बहन, मैं तो बहुत परेशान हूँ। मुझे तो लगता था कि अब विक्रम की शादी के बाद मैं शांति से रहूंगी, और विक्रम की शादी के बाद बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। मेरी बहू मेरा बहुत ख्याल करती थी, जैसे कि तुमने सुना था। लेकिन जब से विक्रम शहर गया है, उसके तो तेवर ही बदल गए हैं। विक्रम के बापू के मरने के बाद मैंने कितनी मुश्किलों से विक्रम को पाला पोसा बड़ा किया, और अब रूपा मुझे इज्जत नहीं देती। मुझे महसूस होता है जैसे मैं इस घर में बोझ बन गई हूँ। ना तो मुझे टाइम पे खाना देती है और ना ही कपड़े धोती है। इतना कहकर कोकिला रोने लगी। दीदी इतनी परेशान मत हो, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारी ये समस्या हल हो जाएगी। बस जैसे जैसे मैं कहती हूँ तुम करती जाना। हाँ ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। अगले ही दिन कोकिला और पुष्पा कोकिला के घर आईं। फिर वो दोनों रूपा के पास गईं और कोकिला कहने लगी, बहू, मैं तेरी मौसी के साथ तुम्हारे मामा की बरसी पर जा रही हूँ। कुछ महीनों में लौट आऊंगी। ना लौटो तुम मेरी भला से। ऐसा बोल के कोकिला अपने कपड़े उठाती है और अपनी बहन पुष्पा के साथ चली जाती है। यहाँ घर पर रूपा अकेले बहुत खुश होती है। वो रोज अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने निकल जाती और सारा दिन आराम से पलंग तोड़ती। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब पुष्पा अकेले घर लौटती है और कहती है, बहू तुम्हारी सास नहीं रही, वो एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई। क्या? सासू माँ, सासू माँ! रूपा ने रोने धोने का नाटक किया, विक्रम को फोन किया और सब क्रियाएं खत्म होने के बाद रूपा अपने पति के साथ खुश थी, क्योंकि अब उसकी जान अपनी सास से छूट चुकी थी। और उसे क्या चाहिए था? रूपा अब सुकून में थी, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिका। उसके बाद एक दिन रूपा अकेले घर में बैठी हुई थी और रूपा को एक साया दिखाई दिया। वो ये देखकर डर गई और अपने कमरे में भाग गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अगले दिन कोकिला चुड़ैल के रूप में रूपा के सामने आई। अब तो चुड़ैल को देखकर रूपा की हालत खराब होने लगी और रूपा चिल्लाकर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो चुड़ैल कहीं नहीं थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चुड़ैल उसके पीछे क्यों पड़ी है। और फिर अगली कुछ रातों तक
कोकिला एक चुड़ैल का रूप लेकर रूपा को डराने लगी। एक रात जब रूपा रसोई घर में अकेली थी, तब कोकिला फिर चुड़ैल के रूप में आई और रूपा को डराने लगी। चुड़ैल की आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और आवाज बिल्कुल कोकिला जैसी थी, जिसने रूपा को और रुला दिया। कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कृपया करके मुझे माफ कर दो और मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने जो किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। एजी जल्दी आओ, मुझे बचाओ, वरना ये चुड़ैल मुझे मार देगी। विक्रम भागता हुआ आया। तभी चुड़ैल का रूप बदला और कोकिला सामने आ गई। सब हैरान रह गए। बेटा, मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं बहू को सबक सिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने मरने और चुड़ैल बनने का नाटक किया। तेरे जाने के बाद रूपा ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं किया। ना मुझे कभी खाना टाइम पे दिया, ना कपड़े धो के दिए। इसलिए मैंने ये नाटक किया ताकि तेरे सामने इसकी सच्चाई ला सकूं। माँ, क्या ये सच है? बहू, अब विक्रम को सच्चाई तुम बताओगी या मैं बताऊं? मुझसे गलती हो गई। मैंने माँ के साथ बुरा बर्ताव किया। वो घर छोड़कर गई, सब मेरी वजह से। मैं समझ नहीं पाई कि माँ कितना कुछ करती थी मेरे लिए। छी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ, मैं अपनी बीवी के बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो। कोकिला ने विक्रम को गले लगाया। रूपा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दिन के बाद उसके रवैये में बदलाव आ गया। वो कोकिला का सच में ध्यान रखने लगी। रोज सुबह उसे चाय पूछती, उसके लिए खुद हाथ से खाना बनाती। देखा, प्यार से नहीं समझी तो थोड़ा ड्रामा तो करना ही पड़ता है। कभी कभी सबक सिखाने के लिए थोड़ा डर भी जरूरी होता है। कोकिला के इस नाटक से विक्रम को अपनी पत्नी की सच्चाई का पता चला और रूपा को सबक भी मिल गया कि उसे अच्छे होने का नाटक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई कभी न कभी सामने जरूर आ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। Don't forget to like and subscribe the channel.